लास्ट क्लास के अंदर हम लोग को डिज़ाइन फेजेस की बात कर रहे थे और डिज़ाइन फेजेस के अंदर हम लोग मुख्तलिफ एक्सपेक्ट्स को देख रहे थे। आज भी हम लोग डिज़ाइन फेजेस के अंदर ही बात करेंगे। हम देखेंगे कि जो कल लेक्चर हम लोगों लास्ट लेक्चर हम लोगों ने ख़त्म किया था उससे आगे सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे मॉडुलैरिटी क्या होती है, हम ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या चीज़ होती है और फंक्शनल इंडिपेंडेंस क्या होता है, रिफाइनमेंट क्या चीज़ होती है, उसके एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं, रिफैक्टरिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन और कॉन्सेप्ट्स क्या चीज़ होते हैं और डिज़ाइन क्लासेस क्या होती हैं। किसी भी चीज़ के क्लोज पहुंचने से पहले आप ये चीज़ ज़रूर देख लें कि आप इस वक्त किस फेज़ में हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फेज़ नंबर 4 में हो। सबसे पहला फेज़ क्या था? प्लानिंग। दूसरा क्या था? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तीसरा क्या था? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। चौथा क्या था? रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग। और पांचवा हम लोगों ने कर दिया डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो अभी आप जितना भी काम कर रहे हो उन सब चीज़ों का लेना देना जो होगा वो आपकी डिज़ाइनिंग फेज़ के साथ होगा। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को या बहुत बड़े कंसर्न को सेपरेट कर देना। मिसाल के तौर पर यू गाइज आर गोइंग टू क्रिएट अ कैलकुलेटर एंड फॉर दैट कैलकुलेटर यू हैव टू डू ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस उसमें आप करना चाहते हो। आपका एक कंसर्न हो सकता है प्लस, आपका एक कंसर्न हो सकता है माइनस, आपका एक कंसर्न हो सकता है मल्टीप्लिकेशन और आपका एक कंसर्न हो सकता है आपका डिवीजन। ठीक है, तो डिजाइनिंग फेज में जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसका एट्रीब्यूट जो है वो ये है कि जो कंसर्न्स हैं उनको सेपरेट कर देना चाहिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो उसको इजीली हम लोग एवेल्युएट कर सकते, इजीली हैंडल कर सकते अगर हम उसको सब पीसीस में डिवाइड कर दें, डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दें। क्योंकि अगर हम इस तरह करते हैं तो एक तो हमारी प्रॉब्लम भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी और नंबर 2 चीज़ है कि जो हमारा जवाब आएगा वो ऑप्टिमाइज्ड होगा, यानी अच्छे तरीके से आएगा। अब इसमें एक चीज़ है, कंसर्न्स की डिवीजन करने पे मतलब क्या होता है? कंसर्न क्या चीज़ है? कंसर्न एक फीचर हो सकता है, एक बिहेवियर हो सकता है जो रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग, जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स का एक पार्ट है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हबीबा ने एक सॉफ्टवेयर बनवाना था और वो मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि मुझे कैलकुलेटर करना है, तो मेरा जो प्लस एक कंसर्न हो गया, माइनस एक कंसर्न हो गया। तो ये एक फीचर है, एक बिहेवियर है जो एक रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हुए मैंने सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, जब हम कंसर्न्स को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, तो उनको मैनेज करना एक तो बहुत आसान है और नंबर 2 ये है कि आपको बहुत कम एफर्ट लगती है उसको सॉल्व करने में और टाइम भी कम लगता है। मैंने फुल स्क्रीन किया है। सॉरी फॉर दिस मुर्गा। अब तो आप लोग फेमिलियर हो चुके होंगे इस मुर्गे की आवाज़ से। मॉड्यूलैरिटी। लव्स मॉड्यूलैरिटी का मतलब ही मॉड्यूल्स होता है, सेक्शंस बनाना होता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें जो मार्च 78 के अंदर एक बंदे ने दी थी वो ये थी कि मॉड्यूलैरिटी इज द सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अ प्रोग्राम टू बी इंटेलेक्चुअली मैनेजेबल। कि मॉड्यूलैरिटी क्या चीज़ होती है कि एक एट्रीब्यूट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का जो किसी भी प्रोग्राम को इंटेलेक्चुअली, एक होता है आप ऑपरेशनली यानी अपने हाथों से या कुछ करके आप उसको मैनेज करते हो, इंटेलेक्चुअली का मतलब है माइंड के अंदर उसको मैनेज करना, तो मॉड्यूलैरिटी उसमें आता है। लफ्स मॉड्यूलैरिटी का मतलब भी यही है कि चीज़ों को चंक्स में डिवाइड कर देना, लेकिन इसमें लफ्स चूंकि मॉड्यूलैरिटी है तो हम लोग मॉड्यूल्स के हिसाब से करते हैं। मॉड्यूल्स का मतलब है कि अगर कॉलेज का सीएमएस बना रहे हैं तो टीचर का एक मॉड्यूल होगा, स्टूडेंट का एक मॉड्यूल होगा और कोऑर्डिनेटर का एक मॉड्यूल होगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं मॉड्यूलैरिटी में आती हैं। मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं
मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बेसिकली बहुत बड़े सॉफ्टवेयर को कहते हैं। अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो यूनिवर्सिटी का CMS एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिक्वायरमेंट्स गैदर करना, उसको डिज़ाइन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब जितने भी हम लोग उसके रास्ते बना लें, जितने भी उसके रेफरेंसेस बना लें, जितने मर्जी वेरिएबल्स ले लें, पर जब सॉफ्टवेयर बड़ा होगा तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है उसको अंडरस्टैंड करना। इस काम को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी यूज द मॉड्यूलैरिटी। व्हाट मॉड्यूलैरिटी इज डूइंग दैट टू convert or to break the design or to break the requirements into the different modules। इस उम्मीद के साथ कि जो सॉफ्टवेयर आप, जो मॉड्यूल्स जब आपने बना लिए हैं तो आप उसको अब इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। और नंबर 2 ये है कि जाहिर सी बात है अगर आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखा तो आपको कॉस्ट का भी ध्यान रखना है कि इसकी कॉस्ट भी कम हो। लेकिन ज़रा लास्ट लाइन पढ़ें, जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब मैंने मॉड्यूल 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया और सबको जब मैं मिलाऊंगा उसकी भी एक पे होती है, उसकी भी एक कॉस्ट होती है। हमने ये भी मद्देनजर रखना है कि हमको मॉड्यूल्स इस तरह बनाने हैं डिजाइनिंग फेज के अंदर कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए। इंफॉर्मेशन हाइडिंग आप सब लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ी होगी। डेटा एनकैप्सुलेशन जिसको बोलते थे आप लोग, अभी वो आप आगे पढ़ोगे भी। इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्यों की जाती है? ताकि यूजर को या फाइनल क्लाइंट को सिर्फ वही इंफॉर्मेशन या वही सोर्स या वही व्यू नजर आए जो उससे कंसर्न रखता है। मिसाल के तौर पर कॉलेज के CMS या यूनिवर्सिटी के CMS के ऊपर बच्चे को इस बारे में नहीं पता कि आयशा नवीद का, आयशा लाहौर वाली का रिजल्ट क्या है। मतलब एक लड़की को दूसरी लड़की का रिजल्ट नहीं पता होता। क्यों? बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी हाइड। इंफॉर्मेशन जो है वो हाइड हो जाती है। तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग जो होती है, हमारी डिजाइनिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमने इस चीज को भी ध्यान रखना होता है कि हम कंट्रोल्ड इंटरफेसेस जो हैं वो लोगों को दिखाएं, ये वाला हिस्सा दिखाएं। हम कौन कौन से वेरिएबल्स ले रहे हैं, हम कौन कौन से फंक्शन ले रहे हैं, हमारे फंक्शन का नाम क्या है, हमारे कौन से एल्गोरिथम्स यूज होंगे, डाटा स्ट्रक्चर हम कौन सा यूज करेंगे, ये बाहर जाके किस चीज़ों से जुड़ेगा। उसके अलावा हमें इस चीज़ को चलाने के लिए किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है। इवन के इसमें कॉस्ट आइडेंटिफाई भी हो जाती है कि कॉस्ट जो है उसका क्या कंसर्न होगा इसके साथ। तो हम ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग के अंदर हम सिर्फ कंट्रोल्ड इंटरफेस देखते हैं, कैसा इंटरफेस जिसको हम डेवलपर ने खुद कंट्रोल किया हुआ। हम आप लोगों को कोई कंसर्न नहीं है कि यूनिवर्सिटी के CMS के अंदर कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज हुआ है। शायद अगर आप लोगों में से किसी को पता चल जाए तो मुबीन या कासिम जो है उसको हैक कर सकते हैं। दैट इज द रीजन वी ऑलवेज यूज इंफॉर्मेशन हाइडिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल बाय ऑन द फेजेस ऑफ डिजाइनिंग। कंटिन्यू करेंगे आगे। सवाल ये पैदा होता है कि हम इंफॉर्मेशन को हाइड क्यों करते हैं। नंबर 1, जैसा मैंने पहले बताया कि जो साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के वो कम हो जाते हैं। नंबर 2, ग्लोबली जो होता है वो मतलब बाहर की चीज़ों का असर बहुत कम रह जाता है हमारे सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन के ऊपर, लोकल डिज़ाइन के डिसीजंस के ऊपर। बहुत एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आप कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का कोई सॉफ्टवेयर देखोगे और मस्ट का देखोगे तो दोनों आपको दिखा दिए जाए तो आपने बोलोगे ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ बुरी है, या इस चीज़ से बचने के लिए। नंबर 3, कम्युनिकेशन जो होती है डिफरेंट कंट्रोल्ड इंटरफेसेस के बीच में। मिसाल के तौर पर आपके लैपटॉप के साथ मैंने माउस भी लगाया और फ्लैश भी लगाई है, लेकिन मुझे सिर्फ उसके बॉक्सेस नज़र आते हैं। मुझे ये नहीं पता कि कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, मुझे ये नहीं पता कि पोर्ट नंबर कौन सी यूज़ हो रही है, मुझे ये नहीं पता कि उस फ्लैश का या उस माउस के पिंट का पॉइंट का जो है वो मैक एड्रेस क्या है। बिकॉज मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेट सपोज अगर ये मुझे इन्फॉर्मेशन पता होगी तो मैं शायद पंगे भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपका जो डाटा है, आपकी जो चीज़ें उसको ग्लोबली तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकेगा। ये इसी तरह है कि अगर मैं पूरा यूनिवर्सिटी का CMS जो है वो ओपन करके रख दूँ तो जाहिर सी बात है कि आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो तो दूसरी यूनिवर्सिटियों के बच्चे भी देखेंगे, फिर ट्रोलिंग भी होगी।
ठीक है। उसके बाद इनकैप्सुलेशन जो होती है, हमने पहले भी पढ़ा कि डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस जो होते हैं वो एक ही जगह पे आ जाते हैं, हमें हर जगह मुंह मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये चीज़ किधर पड़ी है, ये चीज़ किधर पड़ी हुई है। इससे क्या होता है, हमारे जो डिज़ाइन होता है उसकी क्वालिटी बहुत हाई हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग करते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। फंक्शनल इंडिपेंडेंस, लव से पता चल रहा है कि फंक्शनल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट करना। देखो लिखा हुआ था फंक्शनल इंडिपेंडेंस इज अचीव्ड बाय डेवलपिंग मॉड्यूल्स, यानी जो हम पहले बात कर चुके हैं मॉड्यूलरिटी की, सिंगल माइंडेड फंक्शन एंड एज एवरेज इन टू एक्सेसिव इंटरेक्शन विद अदर मॉड्यूल्स। एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल के साथ उसको इंडिपेंडेंट रखना। ऐसा नहीं है कि अगर प्लस करने के सेक्शन के अंदर या प्लस करने के मॉड्यूल के अंदर कोई मसला आ गया तो मेरा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मैंने ऐसे किया हो कि वो डिपेंडेंट थे तो माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी चलना बंद हो जाए। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कोहेजन का। कोहेजन क्या चीज़ होती है, एक सिंपल सी अगर हम बात करें, एक सिंपल सा एक टास्क होता है, आइडियली वो बेसिकली एक ही टास्क होता है एक मॉड्यूल के लिए। हम ये कहते हैं कि एक मॉड्यूल के अंदर एक ही कोहेजन हो, यानी एक ही टास्क हो। हमने अभी बात की कैलकुलेटर को लेकर, तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस के लिए एक मॉड्यूल बनाओ, माइनस के लिए दूसरा बनाओ, प्लस और माइनस का वो इकट्ठा मत करो, ये हमारे लिए कौन मसला क्रिएट करेगा बाद में अगर हम इकट्ठा करते हैं। नंबर 2 इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है कपलिंग का। कपलिंग क्या चीज़ होती है? कपलिंग का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के मॉड्यूल्स को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रखना। जिससे हमने ऊपर बोला कि अगर वो डिपेंडेंट होंगे तो डेफिनेटली जो एक चीज़ में एक ही चीज़ करनी है, तो हम ये नीचे कहते हैं कि जब हम कपलिंग कर लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ही होता है, क्योंकि डाटा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक मॉड्यूल जो है उसकी कपलिंग जो है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जब इंडिपेंडेंट है तो वही बात आ जाती है, एक तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, नंबर 2 ये है कि उसको चलाने में आसानी होगी, नंबर 3 चीज़ अगर कोई एरर आ जाता है तो हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। रिफाइनमेंट, लव रिफाइनमेंट नाम से पता चल रहा है रिफाइन करना किसी चीज़ को। मैं चाय पी रहा हूँ साथ साथ, तो इसलिए थोड़ा सा मैं डिले करता हूँ बीच में। अब रिफाइनमेंट क्या चीज़ होती है और रिफाइनमेंट को हम लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम ये देखते हैं। सबसे पहले जब भी रिफाइनमेंट होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें कस्टमर से मिलती है हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको लेकर चलते हैं। लेकिन जो कस्टमर हमको बताता है वो तो एक बड़ी जेनेरिक सी चीज़ होती है। उस हाई लेवल जेनेरिक टर्मिनोलॉजीज को या एब्स्ट्रैक्शन को लोअर लेवल में चेंज करना इस तरीके से कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए इस्तेमाल हो जाए डिज़ाइनिंग फेज के अंदर, इस कॉल्ड रिफाइनमेंट। ठीक है, आप अगर पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे, दैट इज द स्टेटमेंट डिफाइंस फंक्शन और इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्शनली बट प्रोवाइड्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरनल वर्किंग ऑफ द फंक्शन। यानी कस्टमर जो आपको बताएगा वो इंटरनल वर्किंग नहीं बताएगा आपको। तो आपने रिफाइनमेंट में रिफाइन करना होता है उसको इस तरीके से कि आपको ये पता चल सके कि इंटरनली अब मुझे इसकी वर्किंग कैसे करवानी है। अच्छा, रिफाइनमेंट की वजह से क्या होता है कि जो कस्टमर होता है ना, या सॉरी डिज़ाइनर जो होता है, उसको पता चल जाता है कि ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है और उससे रिफाइन करके मुझे किस तरीके के फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करनी है अपने सॉफ्टवेयर पर। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन और रिफाइनमेंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में जो होता है वही होता है कि हम ज़्यादा जो प्रोसीजर और डाटा की तरफ कर रहे होते हैं, जबकि हम रिफाइनमेंट में हम लोग हाई लेवल और लो लेवल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम उसको देख रहे होते हैं। अभी तो थोड़ा सा आहिस्ता ही बोल रहा हूँ, तुम्हारे हेडफोन्स की आवाज़ ही बहुत ज़्यादा है। ये देखें, हमारे पास स्टेप वाइज रिफाइनमेंट आई है, लिखा हुआ था। हमने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कशन किया था कि दरवाजे की तरफ जाएंगे हम, उसके नॉक तक पहुंचेंगे, डोर खोलेंगे, उसके बाद वॉक थ्रू करेंगे और मतलब बाहर चले जाएंगे और दरवाजे को बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम स्टेप वाइज रिफाइनमेंट करते हैं। रिपीट अनटिल डोर्स ओपन, ये प्रोसीजर तब तक करते रहो जब तक दरवाज़ा ना खुले। ठीक है, टर्न द नॉब क्लॉक वाइज, उसको क्लॉक वाइज मोड़ो। देखो अब इसके अंदर फंक्शनैलिटी नहीं थी बताई हुई कि आपने नॉब को कैसे मतलब
मोड़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको फंक्शनैलिटी बतानी पड़ रही है, तो इसको कहते हैं हम रिफाइनमेंट। ये वो कस्टमर रिक्वायरमेंट थी और ये आपने डिजाइनिंग में आप लोगों ने स्टेप वाइज रिफाइनमेंट की है इसकी। ठीक है, चाबी फाइंड करो, मिलती है चाबी ठीक है, नहीं मिलती तो दरवाजा बंद रहने दो, मूव अवे हो जाओ और एंड रिपीट, यानी बार बार इसको रिपीट करते रहो। एस्पेक्ट्स, सपोज करो हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक रिक्वायरमेंट 1 है, एक रिक्वायरमेंट 2 है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि रिक्वायरमेंट 2 तब तक ना हो सके जब तक हम रिक्वायरमेंट 1 ना करें। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ये है कि सेमेस्टर 2 का सीजीपीए तब तक कैलकुलेट नहीं हो सकता जब तक आपके पास सेमेस्टर 1 का सीजीपीए ना हो। जब इस तरह की कुछ चीज़ें आती हैं जहाँ पर एक मॉड्यूल या एक एक्सपेक्ट जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहा होता है, तो हम उस फेज को या उस एट्रीब्यूट को एस्पेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, एस्पेक्ट्स की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो होती यही है कि हम लोगों को इस तरीके से एस्पेक्ट बनाना होता है कि अगर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो रहे हैं तो वो इस तरीके से हों कि वो एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा सकें। रीफैक्टरिंग लफ्ज़ से पता चल रहा है किसी चीज़ को रीफैक्टर करना। ठीक है, अपने कोड को या अपने सिस्टम को इस तरीके से बदलना कि वो सिर्फ उसके माइल्ड से बिहेवियर को तब्दील कर सके, उसके कोड या डिज़ाइन को चेंज ना कर सके। बट रिफैक्टरिंग का काम ही होता है कि जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया उसको इम्प्रूव करना। अब इसमें रिफैक्टरिंग क्या हो सकती है? रिडेंडेंसी, यानी कुछ चीज़ें जैसे हर सॉफ्टवेयर के हर पेजिस, सॉफ्टवेयर के हर टेबल के अंदर स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस लिखा हुआ है, तो डेट इज़ रिडेंडेंसी। इसको ख़त्म किस तरह करते हैं हम लोग के स्टूडेंट का टेबल अलग बना लेते हैं, उसको लिंक कर देते हैं सब सेमेस्टर्स के साथ। ठीक है, ऐसे डिज़ाइन जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है वो हम लोग इसमें फ्री फैक्टरिंग करते हैं। इनएफिशिएंट और जो गैर ज़रूरी एल्गोरिथम्स होते हैं या कोड्स होते हैं हम उसको भी ख़त्म कर देते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, अगर गलत यूज़ हो रहा है तो उसको ठीक करेंगे, अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर किसी डिज़ाइन में फेलियर आ जाता है तो और यूज़ अदर डिज़ाइन फेलियर डेट बी करेक्टेड टू यील्ड बेटर डिज़ाइन, कि हमने डिज़ाइन फेलियर इस तरीके का बनाना है कि अगर कोई फेलियर आ भी जाता है तो वो क्या करे कि हमारे बेटर डिज़ाइन की तरफ मूव करवा सके हम लोगों को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, अगर आप लोगों ने ऊप पढ़ी है तो फिर तो ये आप लोगों के लिए हलवा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बेसिकली होता ही यही है कि हमारे पास डाटा मेंबर्स होते हैं, मेंबर फंक्शंस होते हैं, वो एक ही जगह लिखे होते हैं, तो हमें बार बार हर जगह मूव नहीं करना पड़ता। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा ही होता है कि क्लासेस होती हैं हमारे पास, क्लासेस होती हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कैलकुलेटर बनाने की, तो हम प्लस की एक क्लास बनाएंगे, माइनस की एक, मल्टीप्लिकेशन की एक और डिवीजन की एक। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारी क्लासेस बनी होंगी तो हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वो हम इस समय में इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? इनहेरिटेंस आ जाती है कि एक क्लास ने दूसरी क्लास को डिराइव किया। आप लोग ये चीज़ पढ़ के आए तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान होगा। मैसेजेस होंगे कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है उस प्रॉपर क्लास के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पॉलीमॉर्फिज्म भी आप लोगों ने पढ़ा था, जिसमें क्या होता है कि वो एक एफर्ट को, यानी जो काम होता है हमारा कोड होता है उसको जो है ना बहुत कम कर देता है, और हमारा जो डिज़ाइन है वो क्या हो जाता है, होता छोटा है लेकिन वो बहुत बड़ा ब्रीफ हो जाता है। ठीक है, किसी भी क्लासेस को डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट लेयर्स होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। अभी हम उसी को देख रहे हैं। यूज़र इंटरफेस क्लासेस, ऐसी सब क्लासेस जो इंसान की कंप्यूटर के साथ बातचीत करने में मदद करती हों, हम उसको यूज़र इंटरफेस क्लासेस कहते हैं। सिंपली सी बात है कि आपका यूज़र इंटरफेस जो होता है उससे रेलिवेंट जितनी भी क्लासेस होती हैं। बिजनेस डोमेन्स, आपके प्रोग्राम के या क्लास के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, वो सारे के सारे हमारे बिजनेस डोमेन क्लासेस में आते हैं। प्रोसेस क्लासेस, जो आपने लोअर लेवल की इंफॉर्मेशन लोअर लेवल की जो रिफाइनमेंट आपने कर दिया, अब उसको आपने फुली इम्प्लीमेंट करवाना है अपनी क्लासेस के अंदर, उसको हम लोग प्रोसेस क्लासेस बोलेंगे। सिंपल सी बात है कि प्रोसेस क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या काम हो रहा है। परसिस्टेंट क्लासेस कहते हैं कि कैसे डाटा जो है वो डाटाबेस में जाकर स्टोर हो रहा है।
ऐसा तो नहीं है कि वो रेंडमली जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिस्टम क्लासेस। सिस्टम क्लासेस जो होती हैं वो सॉफ्टवेयर के अपने लिए होती हैं ताकि वो सॉफ्टवेयर को ज़्यादा अच्छे तरीके से रन करवा सके और यूज़र को ज़्यादा से अच्छी कंट्रोल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सके। लास्ट हमारे अंदर इसके अंदर टॉपिक है वो ये है कि जब भी हम लोग डिज़ाइन क्लास करते हैं, क्लास डिज़ाइन करते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। ये 4 करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नंबर 1, क्लास कंप्लीट और सफिशेंट हो, यानी जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी हो। प्रीएम्प्टिवनेस हो उसके अंदर कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहें तो हम आराम से कर सकें, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हायर कोहेरेंस है। हायर कोहेरेंस का हमने पहले भी पढ़ा। कोहेरेंस क्या चीज़ थी, ये दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें कोहेरेंस था ना, हाँ ये देखो कि हम लोग क्या करते होते हैं कि जितने भी हमारे जो टास्क होते हैं पहले तो हम लोग उनको सब डिवाइड करते हैं डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ में, डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उस सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर हम लोग एक लार्जर प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम कोहेरेंस में भी ये कह रहे हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे जब हम डिज़ाइन करें किसी क्लास को कि हम कोहेरेंस का ध्यान रखें कि डिफरेंट मॉड्यूल्स हों। लास्ट बट नॉट द लिस्ट लोअर कपलिंग। लोअर कपलिंग का मतलब है, देखो कपल का मतलब क्या होता है, 2 चीज़ों का जोड़ आपस में, ठीक है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारी 2 क्लासेस का या 2 चीज़ों का डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, उसको हम कम से कम करें। तो ये था आपका लेक्चर आज का। किसी बच्चे का कोई सवाल तो मुझे पता नहीं होगा क्योंकि किसी ने कुछ समझने की कोशिश ही नहीं की होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें।